मुल्क की पूरी अदालतें बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मीडिया तय करेगा, पुलिस तय करेगा कौन दोषी है, कौन कसूरवार है, कौन गुनहगार है। क्या बताए जाते थे कि इनके घर में अरबी की किताबें मिली है, इनके घर में कुरान शरीफ मिली है। कितने ऐसे केसेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाइए और चेक करिए कि हम मुसलमानों के सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जब वक्त आता है, यही इम्तियाज जलील एक सांसद है, जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने राहुल गांधी का गिरेबान थामा था और उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर आज इसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल उनके हाथ हमारे गिरेबान के ऊपर भी पहुंच जाए। और ये हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर आप लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि जो आज एक खतरे की घंटी बजा रहा है और ये कह रहा है कि आज जो इस मुल्क के अंदर चल रहा है, कोई 1, 2, 3 हम नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कल हमारी भी बारी आ सकती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस वजह से पुलिस ने उठाया है, 10 दिन की पीसीआर, और ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। अभी जिस तरह मौलाना साहब ने बताया, शायद ही मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा केस निकलेगा जिससे ये साबित किया जा सकता है। अगर यही हाल रहा तो शायद आने वाले वक्त में इस मुल्क की पूरी अदालतें बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मीडिया तय करेगा, पुलिस तय करेगा कि कौन दोषी है, कौन कसूरवार है, कौन गुनहगार है। और यही कुछ बात मौलाना कलीम साहब के बारे में आज उत्तर प्रदेश के या इस मुल्क के बहुत सारे चैनल्स इस तरह से है उठाया जाता था। सबूत क्या बताए जाते थे कि इनके घर में अरबी की किताबें मिली है, इनके घर में कुरान शरीफ मिली है। कितने ऐसे केसेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाइए और चेक करिए। तो हम दूसरे का नंबर लगाएंगे और दूसरे के बाद तीसरे का लगाएंगे, तीसरे के बाद चौथे का लगाएंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन हम ये बताना चाहते हैं कि एहतजाज नहीं है और न होना चाहिए। ये हर मसलक के, हर सियासी, वरना मुसलमानों के नाम के ऊपर अपना धंधा चलाने वाले, अपनी दुकानें चमकाने वाले, अपनी सियासत करने वाले, बताइए वो नेता कौन सा है जिसने मौलाना कलीम साहब के बारे में उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए एहतजाज किया है या उसकी मुखालिफत में कोई एक शब्द भी बताया है? नहीं, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम मुसलमानों के सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जब वक्त आता है, यही इम्तियाज जलील एक सांसद है, जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने राहुल गांधी का गिरेबान थामा था, तो हमने उसकी खुलेआम मुखालफत की थी। और उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर आज इसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल उनके हाथ हमारे गिरेबान के ऊपर भी पहुंच जाए। और ये हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्यों नहीं होगा? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का 34 अशोका रोड का घर, ये रोड क्रॉस करिए, सामने ही पुलिस स्टेशन है, सीधे हाथ की तरफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। हाई सिक्योरिटी, सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे, वायरल कर रहे हैं, और पुलिस कहती है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। अदालत में जब पेश किया जाता है, जब ये 5 लड़कों को
दहशत गर्दों को अदालत के अंदर पेश किया जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अदालत को यह कहता है कि हमें सिर्फ एक लड़के की एक दिन की पुलिस कस्टडी हमको लेना है, बाकी जितने भी है हम सबको एमसीआर देना है। आपने देखा होगा उस वीडियो फुटेज के अंदर कि उनके हाथ में किस तरह के हथियार हैं। हम यहां पर गरीब व्यापारियों की मदद के लिए जाते हैं, 15 कैमरे हमारे सामने रहते हैं और उसके बावजूद पुलिस ये केस हम पर लादती है कि हमने हथियार लेकर गए, हथियार का इस्तेमाल किया गया। उस एक केस के अंदर 9 कलम लगाए जाते हैं। आपके सांसद के ऊपर, आपके खासदार के ऊपर 9 कलम लगाए जाते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है कि तुम अपनी जबान बंद रखो, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो, हम जो बोलेंगे तुम सुनो। यही बात आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब दिल्ली की पुलिस को कि देख पढ़ को डिटेन कर लेंगे, मैंने उनके साथ बहस की। वहां के कुछ नौजवानों ने कहा कि साहब गुजरात पुलिस से आप पंगा मत लीजिए, ये किसी भी केस के अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में रहती है एक आतंक के मामले के अंदर और उसे मिलने के लिए राजनाथ सिंह जेल जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं जेल के अंदर? अगर कानून उनके लिए है तो कानून हमारे लिए भी है। लेकिन सरकार को मालूम है ये कौम बटी हुई है, हम बटे हुए हैं, ये हकीकत है। कई मसलकों में हम बटे हुए हैं, कई सियासी पार्टियों की वजह से हम बटे हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे भाइयों ये आज सोचने की जरूरत है कि अगर मौलाना सलीम साहब जैसे एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को पुलिस उठाकर लेकर जाती है और इस मुल्क का मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म से मोहब्बत करने वाला हर वो शहरी, चाहे वो किसी भी जात, धर्म और मजहब का क्यों ना हो, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वजह है कि आप खामोश रहते हैं? क्या वजह है कि आप इंतजार करते रहेंगे कि मौलाना कलीम साहब मेरे कौन है, मेरे रिश्तेदार है नहीं है, मेरे जान पहचान के हैं, मेरे दोस्त हैं, कौन है? हम ये सोचेंगे मुझे क्या लेना देना है। ठीक है, मौलाना कलीम साहब को लेकर गए, कब तक हम ये सोच लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? हम खामोश हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम सब भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? बहुत अफसोस होता है मेरे भाई। मैं आज यकीनन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मैं तमाम उन सियासी जमातों को कहना चाहता हूं जो मुसलमानों के नाम के ऊपर सत्ता के ये जिस तरह का धरना आज इस शहर के मुसलमानों ने यहाँ पर किया है, उन तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को मैं कहना चाहता हूँ, कल तुम बैठोगे यहाँ पर और हम आएंगे तुम्हारे बुलाने के ऊपर। बैठो तुम आवाज तो हम आएंगे, क्योंकि ये किसी सियासी जमात का मुद्दा नहीं है, ये हमारे उलमाए किराम का मुद्दा है, जिन्हें इस तरह से आज किसी डर खौफ के सरकारें कुछ भी कर रही, कुछ भी बोल रही, कुछ भी इल्जाम लगा रही है और हम खामोश बैठे हैं। सरकार जो कर रही है वो सिर्फ तुम्हारे और हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, देखना चाहती है कि यह कौम जिंदा है या मर चुकी है, देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ जान बाकी है या तुम मर चुके हो। अगर जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देना होगा। बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है, मैं घर से कैसे निकलूंगा? कपड़े भीग जाएंगे, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये किसी रोशन गेट, चेरीपुरे, बुड्डी लाइन के अंदर इतने तो चाय पीने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। यह शर्म आनी चाहिए इस शहर के मुसलमानों को।
یہ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر تم وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جب تم پر باری آئے گی کوئی نہیں آگے آنے والا ہے، کوئی نہیں آگے آنے والا ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے کہ اس وقت جب ان پر باری آئی تھی تو ہم سب خاموش تھے، آج ہم پر باری آئی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سب کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ سیاسی ریلیوں کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر، لیکن جو مدعے ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک شرم کی بات ہے۔ میں اس موقع کے اوپر تمام علماء اکرام کی اجازت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس معاملے کے اندر کسی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ہمارے علماء اکرام ہم کو حکم کرے اور یہ بتائے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو کیا ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی محفلیں سجائے یا پورے ہندوستان کو دکھائے ایک مرتبہ کہ ہمارے علماء اکرام کے اوپر اگر دوبارہ کوئی ہاتھ ڈالے، اگر ہمارے علماء اکرام کے اوپر دوبارہ کوئی ہاتھ ڈالے تو اورنگ آباد کی سڑکوں کے اوپر سروں کا سمندر نظر آئے اور ہم چاہیں گے کہ یہ اعلان ہمارے علماء اکرام کی طرف سے آنا چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی ناراضگی نہیں جتا سکتے ہیں۔ ہم کو کہیں نہ کہیں اور کہیں نہ کہیں ہم کو سڑکوں کا اوپر اتر آنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اورنگ آباد نے اس سے پہلے بھی یہ ثابت کر کے دکھایا ہے، جب ہمارے قوم کے اوپر، جب ہمارے علماء اکرام کے اوپر، جب ہماری قوم کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس کارکرم کے بعد ہمارے علماء اکرام جو بھی ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے، اور یہ بتا دیں گے کہ اورنگ آباد شہر نہیں، اورنگ آباد ضلع کا ایک ایک لڑکا اورنگ آباد کی سڑکوں کے اوپر اترے گا اور سرکار کو یہ پیغام دے گا کہ دوبارہ کوئی کلیم صدیقی صاحب، مولانا صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ بس یہی